सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एकदम मन लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका जो है लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, तो जिसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ा था? वेरिएबल्स पे बात खत्म हुई थी। तो हम आज जो बात शुरू करने वाले हैं, वो शुरू करने वाले हैं कांस्टेंट से। सो बच्चों, आपको मैंने ऑलरेडी कांस्टेंट बता दिया है। आप प्रीवियस वीडियो जब देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने टर्म के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर और कोफिशिएंट और कांस्टेंट इन सब के ऊपर बात की है। तो यहाँ पे हम फटाफट से ये देख लेंगे, ज़्यादा इस पे समय नहीं लगाएंगे और आगे चलेंगे। तो कांस्टेंट की बात की जाए तो कांस्टेंट इज अ नंबर हुज वैल्यू नेवर चेंजेस। आपको पता ही है, जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती उसे कांस्टेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू बदलती रहती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल के लिए 7, -12, 100, पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है, तो नंबर होना ही काफी है ये कहने के लिए कि ये कांस्टेंट है। बहुत अच्छी बात है। अब कुछ और एग्जांपल्स, एक्सप्रेशन। तो देखिए हमारे पास है 3x + 5। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो आप फटाफट से आंसर क्या देंगे? 5। 7y -9। अगर आपसे पूछे कांस्टेंट, तो -9। ध्यान रहे, जब आपने कांस्टेंट बताना है तो आपने साइन लेकर चलना है, बिकॉज कांस्टेंट इज अ साइंड क्वांटिटी, यानी कि साइन लेकर ये चलता है। कभी भी बिना साइन के आपने कांस्टेंट नहीं डिक्लेयर कर देना। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 7y -9 है, तो आप गलती से भी 9 मत कह देना कि केवल नंबर को देखा और तय कर दिया दैट इज अ कांस्टेंट। नो 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 नो, ऑलवेज टेक अ नंबर with the sign before it. Okay, so here -9 is the constant. What about this 4a? अब 4a जो है, अब इसमें आपको कांस्टेंट दिख ही नहीं रहा। तो सीधी सी बात है, जब कांस्टेंट ना दिखे तो आप जो है कांस्टेंट क्या कहेंगे? जीरो। बट जीरो भी कैसे, आपको समझ आना चाहिए वाई जीरो। सो देखिए 4a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइएगा 4a प्लस जीरो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? बताइए, 4a और 4a प्लस जीरो, दे आर द सेम थिंग। सो यहाँ पे देखिए अब हमें कांस्टेंट दिखने लगा, दैट इज जीरो, राइट? सो दैट्स व्हाई द कांस्टेंट इज जीरो ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। क्या लिखा गया है? कॉमन मिस्टेक, कहते हैं स्टूडेंट्स ऑफन थिंक दैट कोफिशिएंट इज कांस्टेंट। बच्चों को ये लगता है कि जैसे ये है 3x है, तो 3x में आप देखिए जो 3 है वो x का कोफिशिएंट है, तो बच्चों को लगता है जो 3 है वो कांस्टेंट है। तो ऐसा आपने गलती नहीं करना है। जो 3 है वो कोफिशिएंट है, और जो अकेला नंबर है विदाउट वेरिएबल वो कांस्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे रिमार्क है, फटाफट से देख लीजिएगा। कोफिशिएंट इज आल्सो ए कांस्टेंट नंबर, द कांस्टेंट टर्म मींस द टर्म विदाउट एनी वेरिएबल। वही बात की गई है, कोफिशिएंट भी नंबर ही है, कांस्टेंट नंबर ही है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होता, राइट? कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो कोफिशिएंट क्या होता है, बता ही दिया है कि किसी भी टर्म के अंदर जो आपका वेरिएबल है उसके साथ में बैठा नंबर की क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। सो द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। सो फॉर एग्जांपल 5x is there, so in the 5x the variable is x, the variable is x and the number with x is 5, and 5 is called the coefficient of x. Are you getting my point? Next, let's say let's do some examples. The expression is 5x, the coefficient of x is 5. -3y, -3y, the variable is y, and the number with this is -3, so -3 is the coefficient. x, अब देखिए x जो है, अब इसमें आप कहेंगे सर x के साथ तो कोई नंबर हमें दिख नहीं रहा, x के साथ तो हमें कोई नंबर दिख नहीं रहा, तो हम इसका कोफिशिएंट कैसे बताएं? हालांकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हम पूछना चाह रहे हैं सर कि ये 1 कैसे आया? सो देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज होती है आपको सीखनी है कि जब भी आपको अकेला वेरिएबल दिखे, तो उस अकेले वेरिएबल को आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 1x। अब ये 1x का मतलब तो समझते हो ना, 1 इंटू एक्स, जो कि अल्टीमेटली क्या बनेगा? x ही तो बनेगा। तो सब लिखने का तरीका है, किस तरीके से क्या चीज लिखी गई है, वहीं पे सारी गेम जो है बदल जाती है। सो x को हम 1x करके लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे x इज अ वेरिएबल और x के आगे एक नंबर दिख रहा होगा, तो बाय डेफिनेशन 1 इज द कोफिशिएंट। तो बात समझ आई? अब यहाँ पे है -z, सो -z को मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से? -1 इंटू z, तो z इज अ वेरिएबल और z के आगे नंबर क्या है? -1, सो -1 इज द कोफिशिएंट। यहाँ पे बताइए फटाफट से, 0.5। अब एक चीज और कहते हैं, इफ नो नंबर इज रिटन द कोफिशिएंट इज 1। वही बात मैंने बोली कि जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा आपको, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कहेंगे? द कोफिशिएंट इज 1। और बाय डिफॉल्ट भी क्यों है वो मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है? द कोफिशिएंट इज 1। ये देखिए x को हम 1x करके लिखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आगे है हमारे पास टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। सो टर्म्स मैंने बता ही दिया, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो कि सेपरेटेड होती है प्लस माइनस ऑपरेशन से, तो उसी को हम टर्म बोलते हैं। द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए 3x + 7 के अंदर, यहाँ पे दो हिस्से हैं, एक है 3x, दूसरा है 7। सो 3x इज द फर्स्ट टर्म एंड 7 इज द सेकंड टर्म, सो टू टर्म्स आर देयर।
इसकी बात की जाए, देयर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट वन इज 5a, द अदर वन इज -4b, थर्ड वन इज 8। अब ध्यान रखना, जो सेकंड टर्म है आप वहां पे -4b बता रहे हैं। अब कई बच्चे पता गलती क्या करेंगे, इस माइनस को ही भूल जाएंगे। ठीक है, इस माइनस को भूल जाएंगे और कहेंगे 4b इज द टर्म। 4b टर्म नहीं है, -4b टर्म है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम टर्म की बात करेंगे तो आगे जो साइन है अगर प्लस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कोई गलती नहीं करेंगे वहां पे। ठीक है, हमारा मन जो है काम ही ऐसे करता है, प्लस है तो हमें टेंशन ही नहीं कोई। लेकिन जब नेगेटिव आ जाता है तो फिर हम सोचने लग जाते हैं कि माइनस साथ में लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमेशा माइनस साइन अगर आ जाए तो उसको आपने कंसीडर करना है टर्म में, और ऐसा क्यों है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए जरा, मैं एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम लोग, 3x+7, सॉरी 5a -4b+8। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जा रही है, कितनी है? तो आप कहेंगे सर 3 है। नाउ व्हाट आर द टर्म्स, अब आपसे ये पूछी जाए व्हाट आर द टर्म्स, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पे फटाफट से। तो पहली टर्म तो आपकी हो गई 5, दूसरी टर्म आपकी हो गई -4b, और तीसरी टर्म होगी आपकी 8। लेकिन ये -4b कैसे आया, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, क्या मैं 5a -4b+8 को इस तरीके से लिख सकता हूँ? हमें पता है प्लस इंटू माइनस, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है। इस बात को समझते हो? तो इस माइनस की जगह ना मैं ये लिख रहा हूँ, प्लस इंटू माइनस। ध्यान से देखना, बताइए क्या यहाँ से यहाँ पर आना आपको समझ आया कि या इस स्टेप से इस स्टेप पर कैसे आए? ठीक है, इस माइनस को बहुत ही चालाकी से हमने कैसे लिख दिया, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 4b। अब ध्यान दीजिएगा, दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, अब बीच में प्लस है। अब दिमाग हमें जो है नहीं घुमाएगा, अब हमें सोचने पे मजबूर नहीं करेगा, अब वो सीधा कहेगा बीच में प्लस है, दिस इज द सेकंड टर्म विच इज -4b, एंड दिस इज द थर्ड टर्म 8। तो बात समझ आ रही है? तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो वहां पे बच्चे गलती करते हैं, तो बेटा आपने गलती नहीं करनी है, अदरवाइज मार्क्स आपके काटे जाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा, द 5a इज द फर्स्ट टर्म, -4b इज द सेकंड टर्म, 8 इज द थर्ड टर्म। और गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। सो ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, इसको देखिएगा। 2x² + 5x - 8, राइट। लेट्स आइडेंटिफाई एवरीथिंग। अब एक एग्जांपल आपके सामने है, 7x - 4 + 9y। अब इसके अंदर आपको सब कुछ पता करना है, वेरिएबल बताना है, टर्म बताना है, कोफिशिएंट बताना है, कांस्टेंट बताना है। तो फटाफट से एक काम करिए, इसे पॉज करिए, कहीं नोटबुक पे लिख लीजिए, और नीचे आंसर नहीं देखना आपने। अगर आपने नीचे आंसर देखा तो गलत बात है, ठीक है। इसको कहीं पे उतार लीजिए और खुद से पहले लिखिए, वीडियो पॉज करके लिखिए कि वेरिएबल क्या है और तमाम अदर चीजें क्या है, ठीक है। उसके बाद वीडियो ऑन करिए और देखिए, ठीक है, ये आंसर क्या है, ठीक है। इससे जो है आप साथ के साथ जो है अपना दिमाग चलाएंगे तो आपका ही बेनिफिट है इसमें, आपका दिमाग चलेगा और आपका दिमाग सीखेगा कि कैसे हमने सवालों पे अटैक करना है। बात समझ आ रही है? तो देखिए, 7x - 4 + 9y। सबसे पहले आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करिए। तो वेरिएबल्स आपको दिख रहा है, एक है x, दूसरा है y। तो वेरिएबल्स पता लग गया आपको, x एंड y। उसके बाद आप टर्म्स पता करिए। सो ध्यान से देखिए, साफ साफ दिख रहा है। इस एक्सप्रेशन को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। पहला है 7x, दूसरा है -4 एंड तीसरा है 9y। तो नोटिस करिए, 7x, 9y एंड -4 आर द टर्म्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट कोफिशिएंट बताना है। सो दो वेरिएबल हैं तो दोनों के कोफिशिएंट की बात होगी। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। 9 का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी y का कोफिशिएंट क्या है, 9। सो देखिए, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 9 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। सिंपल। एक चीज रहेगी, कांस्टेंट। तो बताइए कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, ये भी बताने की जरूरत है। एक ऐसा नंबर जिसके पास वेरिएबल नहीं है, a term which is variable free, that is called constant. So here you can see -4 is the only constant. Are you getting my point? So I hope this example is clear to all of you. अब यहाँ पे कुछ नोट लिखा है, आप देख सकते हैं। A term can be a single number, a variable or the product of a number and a variable. कहने का अर्थ बस इतना है कि जो टर्म है वो सिंगल नंबर हो सकता है, या फिर अकेला वेरिएबल हो सकता है, या नंबर और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहीं पे x लिखा है तो ये भी एक टर्म है, अगर कहीं पे 4 लिखा है तो ये भी एक टर्म है, अगर कहीं पे 4x लिखा है तो ये भी एक टर्म है। मतलब कैसा भी आपको दिख जाए, ठीक है, तो वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास
पॉलिनोमियल्स की बात चलेगी। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट, ठीक है, गणित मंजरी का, ठीक है। अच्छा देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, प्रॉब्लम क्या है समझे। कहते एक दुकान है, मतलब एक बुक शॉप है, तो वहाँ पे आप नोटबुक लेने जाते हैं और साथ में पेंसिल लेने जाते हैं। तो आपने एक नोटबुक परचेज किया, ठीक है, कितना नोटबुक परचेज किया, सॉरी, आपने वहाँ पे कुछ नोटबुक्स परचेज करी और कुछ पेंसिल्स परचेज करी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपने दुकानदार से पूछा कि अंकल एक नोटबुक कितने की है। दुकानदार ने जवाब दिया कि बेटा 40 रुपए की है। और आपने पूछा फिर कि अंकल पेंसिल कितने की है एक। तो दुकानदार ने कहा कि 10 रुपए की है। तो आपने कहा ठीक है अंकल, एक काम करिए, आप मेरे को एक्स नोटबुक दे दीजिए और वाई पेंसिल्स दे दीजिए। बस समझ आई। तो क्या कहा, बच्चे ने क्या बोला कि मेरे को एक्स नोटबुक दे दो और वाई पेंसिल्स दे दो। ठीक है, दुकानदार ने फटाफट से जो है एक्स नोटबुक और वाई पेंसिल जो है पैक कर दिया। अब जब पैक कर दिया तो उसने फटाफट से बिल जोड़ा, ठीक है, उसने फटाफट से क्या जोड़ा, बिल जोड़ा। तो उसने बोला कि बेटा आप इतना सामान ले रहे हो तो मेरी तरफ से आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। कितना का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, नोटिस करना। ये तो 20 रुपए का आपको मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, 20 रुपए का आपको मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब 20 रुपए का डिस्काउंट जब वो दे रहा है तो अब मेरे को कितना, अब उस बच्चे को कितने पैसे कितने पैसे दुकानदार को दे रहे हैं। पहले टोटल जो बना, कैसे बना टोटल, देखिए, एक नोटबुक 40 की थी तो एक्स नोटबुक 40 एक्स की हो जाएगी। एक पेंसिल 10 रुपए की थी तो वाई पेंसिल 10 वाई की हो जाएगी। तो इतना सामान लिया उसने टोटल। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 40x + 10y। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट हो गई। पर क्योंकि दुकानदार जो है 20 रुपए डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट देने का अर्थ क्या होता है, छूट होती है। ठीक है, 20 रुपए कम हो गए, तो इस टोटल कॉस्ट में से 20 रुपए कम करके जो कॉस्ट निकल के आएगी वो कॉस्ट आपको दुकानदार को देनी है। सो दैट मीन्स दिस इज द टोटल कॉस्ट, दिस इज द टोटल कॉस्ट। बात समझ आई कि अगर आप एक्स नोटबुक और वाई पेंसिल्स खरीदते हैं विद डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज, सो हाउ मच कॉस्ट यू हैव टू पे देयर। सो हाउ मच कॉस्ट, 40x + 10y - 20। बात समझ आई। तो किस तरीके से हमने जो सिचुएशन थी, रियल लाइफ सिचुएशन थी, उसको हमने अलजेब्रा अलजेब्रा का यूज करके उस पूरी सिचुएशन को हमने जो है एक्सप्रेस कर दिया यूजिंग अलजेब्रा। अलजेब्रा का यूज करने का अर्थ बस इतना है कि हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, हमने ऑपरेशंस वगैरह लगाए, ठीक है, यही सारी चीजें। सो आई होप आपको ये बात समझ आई। अच्छा, अब यहीं पे एक चीज है, आप देख लेना, कुछ यहाँ पे 2-3 बातें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। कहते हैं y - 20 रिटर्न, हमने -20 क्यों किया। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, डिस्काउंट माने क्या, डिस्काउंट से चीजें क्या हो जाती है, आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है ना। कोई आपको डिस्काउंट दे तो होता क्या, आप 100 रुपए, पहले 100 रुपए का सामान था, उसने कहा 20 रुपए का डिस्काउंट है, तो अब सामान आपको कितने का मिलेगा, कम का मिलेगा ना, 80 का मिलेगा। 20 रुपए कम कर दिए, तो डिस्काउंट हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। डिस्काउंट रिड्यूसेस द टोटल कॉस्ट, सो वी सब्ट्रैक्ट द डिस्काउंट, दैट्स व्हाई -20 वी हैव डन। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई। चलो, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखती है डिस्काउंट रिलेटेड, तो आपको ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट हमेशा माइनस किया जाता है। और वहीं पे अगर टैक्स वगैरह की बात की जाए, अगर वहां पे टैक्स लगता है तो टैक्स हमेशा ऐड किया जाता है, क्योंकि टैक्स से प्राइस जो है, आपका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर, ठीक है, बहुत हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर फटाफट से। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले देखिए 3x है, फिर x² + 2 है, 4x³ - 2x + 8 है और 5 है। ये सभी के सभी जो हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं है तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, राइट। तो अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। सो देखिए, कहते हैं ये जो सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं ना, इन एक्सप्रेशंस को हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, हम इन्हें एक स्पेशल नेम से बुलाते हैं, एंड दैट नेम इज पॉलिनोमियल, दैट नेम इज पॉलिनोमियल। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर क्यों क्यों इन्हें पॉलिनोमियल्स कहते हैं, अभी तक तो इन्हें हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह रहे थे, अब अचानक से पॉलिनोमियल क्यों कहने लगे। तो इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या। तो सबसे पहली बात, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है उसके अंदर अगर कुछ खास कंडीशंस मीट कर जाएं, कुछ खास कंडीशंस अगर आपको दिख रही है वो मीट कर जाएं, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्या वो खास कंडीशंस है, तो आइए देखते हैं। तो कहते हैं कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल की जो पावर है, ये जो पावर्स होती हैं, वो पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का क्या अर्थ है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा अगर है तो आप आगे बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। दूसरी बात और क्या कहते हैं, एक चीज तो ये हो गई, कहते उसके बाद जो वेरिएबल है आपका एक्स वाई जेड वट एवर, कहते वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए 1/x,
तो 1/x देखा जाए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बिकॉज इसके अंदर नंबर है, इसके अंदर वेरिएबल है और ऑपरेशन भी लग रहा है, बिकॉज x डिवाइड्स 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात और क्या कि जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये देखिए, तो यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट है और उसके अंदर वेरिएबल आ रहा है, तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और एक चीज और, x की पावर -2 जो कि नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर पावर होनी चाहिए। ठीक है, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, वो भी होल नंबर होनी चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और ये आप देखो, यहाँ पे हर वो बात सत्य हो रही है जो कि हमें मजबूर करती है इसे पॉलिनोमियल कहने के लिए। देखिए, यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, ना ही रूट में है, और जिसकी x की जो पावर है वो 1 है, जो कि होल नंबर है। यहाँ पे देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिक्कत करने वाली चीज सेम यहाँ पे सब कुछ होल नंबर है। यहाँ पे 5 को क्यों पॉलिनोमियल बोला हमें? 5 कैसे पॉलिनोमियल है सर? यहाँ पे तो वेरिएबल की बात ही नहीं करी, तो हम वेरिएबल की पावर को कैसे चेक करें? तो देखिए, आपको याद होगा पीछे हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल दिखा ना, वेरिएबल की पावर कितनी है? 0 है, तो 0 होल नंबर है, तो दैट्स व्हाई दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो नंबर होता है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नंबर्स होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, खैर आगे हम आगे इसे करेंगे। आगे देखिए, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन अब जो स्टैंडर्ड है वो देख लेते हैं। कहते हैं पॉलिनोमियल इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैज ओनली होल नंबर पावर्स। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। ये सारे के सारे जो हैं आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, ये आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स नहीं है। रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट एंड नेगेटिव पावर। ठीक है, अब जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, आपको समझ आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल जो है उसके अंदर वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं, उसका तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट कैन बी 1, इट कैन बी मोर देन 1, राइट? इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, as much as you can, राइट? जितने लेना चाहिए उतने ले सकते हो आप। ठीक है, तो कहते हैं वन वेरिएबल का मतलब ये है कि उसके अंदर एक ही वेरिएबल है। जैसे 2x+3 इसके अंदर वेरिएबल है x, x² - 5x+1 इसके अंदर वेरिएबल है केवल और केवल x। 7, अब कहोगे सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। तो इसमें वेरिएबल नहीं है, किसने बोला वेरिएबल नहीं है? वेरिएबल है, अभी पीछे तो बताया आपको। आप इसको कैसे लिख सकते हो? 7x⁴, तो वेरिएबल है ना, और एक ही वेरिएबल है, ऐसा तो नहीं है कोई अलग वेरिएबल भी है साथ में। ठीक है, देयर इज अ सिंगल वेरिएबल। तो जब एक ही वेरिएबल में पूरा एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसे हम पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल बोलते हैं, इन वन वेरिएबल बोलते हैं। और अगर 3x + 4y, यहाँ पे नोटिस करना दो वेरिएबल्स हैं, एक है x दूसरा है y। xy + 5, वन वेरिएबल इज x, अदर वेरिएबल इज y। 2a + 3b - 7, टू वेरिएबल्स आर देयर a and b। तो ये सभी के सभी एग्जांपल्स हैं उन पॉलिनोमियल्स के जिनके दो वेरिएबल्स होते हैं, राइट? सो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, क्लियर इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। लेकिन लेकिन जो आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पे हम जो पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे वो वन वेरिएबल, उसके बाद टू वेरिएबल, इससे आगे हम नहीं करेंगे। ठीक है, थ्री वेरिएबल्स की बात नहीं करेंगे हम लोग, केवल दो वेरिएबल्स तक ही हम रेस्ट्रिक्ट रखेंगे अपने आप को, क्योंकि उतना ही आपके सिलेबस में लेना देना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, होमवर्क है। ठीक है, आप ये देख लेना। ठीक है, इसमें क्या है कि चार एक्सप्रेशंस गिवन है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस में तो आपको इनकी जो बेसिक टर्म्स हैं वो बतानी है कि वेरिएबल क्या है, टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है। आर गेटिंग माय पॉइंट? और जो डी क्वेश्चन है, डी, सो डी के अंदर आपको क्या बताना है दैट चार आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है, पॉलिनोमियल्स नहीं बल्कि एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन है। तो बाय डेफिनेशन चलेंगे तो ये इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, रिकैप ऑफ द प्रीवियस क्लास, तो जो भी अब तक हम पढ़ चुके हैं उसकी हम बात करते हैं। तो अब तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीख लिया, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट इनकी बात की, पॉलिनोमियल क्या होता है इसको जाना। ठीक है, तो अगेन एक क्वेश्चन है तो आप देख लेना, इसमें वेरिएबल है x, कोफिशिएंट है 8 एंड कांस्टेंट इज -5, और पूछे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल है। अब आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमारे चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसी से आप कह सकते हैं आपके चैप्टर का नाम पड़ा है विच इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल इसी चीज से जुड़ा हुआ है, द पावर और द एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल। सो सबसे पहली बात, पावर का अर्थ आपको पता है कि
वेरिएबल को जब हम खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो जो लिखने का तरीका होता है, ठीक है, वो जो लिखने का तरीका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, पावर एक्सप्रेशन बोलते हैं। सो देखिए, द पावर और एक्सपोनेंट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स अ वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो देखिए जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का मतलब क्या है, दैट एक्स इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 3 टाइम्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ध्यान दीजिएगा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको लिखने का तरीका ये है कि हम लोग इसको कंबाइन करके लिख देते हैं, ठीक है। वेरिएबल जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में वो लिख दिया बेस में, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमने पावर में लिख दिया, ठीक है, 3। तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है ना, एक्स क्यूब, इसे ही हम बोलते हैं पावर नोटेशन, राइट। क्या बोलते हैं, पावर नोटेशन है, सिंपली पावर ऑफ एक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके कानों में पड़ रही हैं, तो इसको आप ध्यान रखना कि सर बोल क्या रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे एक्स है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछी जाए भैया एक्स की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि एक्स के ऊपर देखो क्या है, 1 है ना, तो इसका मतलब वक्स जो एक्स है, वो एक्स केवल एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। एक्स क्यूब मतलब 3, एक्स की पावर 5 मतलब, एक्स की पावर 5 मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पावर आपको समझ आ गया कि कितनी बार वेरिएबल खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कौन बताता है हमें, पावर बताता है, बहुत ही पावर है पावर के अंदर, ठीक है, जो कि हमें ये चीजें बता रहा है। और पावर के अंदर इतनी पावर है कि वो पॉलिनोमियल्स की डिग्री भी बता देता है, और एक्चुअल यूज ही वहीं पे है उसका, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट है, कहते हैं इफ नो पावर इज रिटन, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे एक्स है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब एक है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1। 7y का मतलब क्या है, 7y टू द पावर 1, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री। इसी से आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। देखना जरा, कहते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। पॉलिनोमियल है आपके पास, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, हो सकता है वेरिएबल्स आपको अलग अलग टर्म्स में दिख रहे हो, तो हर टर्म के अंदर एक्स की कुछ पावर होगी, ठीक है, उन पावर्स को आप ऑब्जर्व करिए, और जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे ही हम डिग्री बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 7x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 1 माइनस 6। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या हुआ है, मैं आपको यहाँ पे ढंग से लिख देता हूँ। इट इज एक्चुअली 7x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 1 माइनस 6। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल है यहाँ पे x, बहुत अच्छी बात है। हर वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर है, बिल्कुल है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अच्छा, यहाँ पे भी x टू द पावर 0 होगा, तो x के यहाँ पे जो पावर है x की वो 0 है। तो बेसिकली आप नोटिस करना, अगर यहाँ पे हम x की पावर्स देखें, तो हमारे पास है 4 2 1 एंड 0। तो बताइए सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे सबसे जो बड़ी पावर है वो है आपके पास यहाँ, क्या है बताइएगा, दैट इज 4। सबसे बड़ी पावर क्या है, 4। तो इसीलिए जो 4 है उसे ही हम क्या बुलाते हैं, डिग्री बुलाते हैं पॉलिनोमियल की। तो देखिए यहाँ पे 4 इज द डिग्री ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अब जल्दी से बताइए 4x प्लस 7 की डिग्री कितनी आएगी, बताइए 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे बताइए x की हाईएस्ट पावर 2, सो डिग्री इज 2। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, दैट्स व्हाई डिग्री इज 3। यहाँ पे 3 टर्म्स है, पहली टर्म ये, दूसरी ये, तीसरी ये। यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 6, द हाईएस्ट इज 6, दैट्स व्हाई द डिग्री इज 6। तो आई होप आपको डिग्री तो समझ आ गया। अब अब हम बहुत ही जरूरी काम करने वाले हैं। इसी डिग्री के बिहाफ पर, इसी डिग्री के बिहाफ पर हम पॉलिनोमियल्स को अब कैटेगराइज करेंगे। हम अब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने वाले हैं डिग्री को देखकर। देखना कैसे, अब डिग्री निकालना आपको आ गया ना हाईएस्ट पावर, तो ये क्वेश्चन देख लेना आप, ठीक है। अब देखिए डिग्री के बिहाफ पर हम कैसे कैटेगराइज करेंगे पॉलिनोमियल को। कहते हैं जब डिग्री 0 है तो उसे बुलाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे 7 माइनस 5 15, सो सिंपल। कहते डिग्री 1 है तो उसे बुलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे 3x प्लस 4 2x माइनस 1, ठीक है। इनके चेहरे याद कर लो कि लीनियर कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट कैसा दिखता है, इस तरीके से। जिसकी डिग्री 2 होगी उसे बुलाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं है, चाहे आप किसी भी क्लास में रहे, चाहे प्लस 1 में रहे, चाहे प्लस 2 में रहे, या कॉलेज में रहे, या पीएचडी कर रहे हो, ये बार बार आपसे टकराता रहेगा, ठीक है। जिसकी डिग्री 3 है उसे बुलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो एग्जांपल के लिए 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, या फिर x क्यूब माइनस 4। तो ऐसे आप ढेरों एग्जांपल्स खुद से बना सकते हो, खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सभी के लिए एग्जांपल्स, आपको बस एक वेरिएबल लेना है
और उसके बाद कुछ नंबर्स रैंडमली चूज करने हैं और प्लस माइनस लगाते जाओ एंड चाहे जितने टर्म्स रखने हैं आप रखते जाओ एंड यू विल क्रिएट टन्स ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है डिग्री 3 तक ही है और यही प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फटाफट से वन बाय वन सभी पॉलिनोमियल्स की। तो सबसे पहले है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 है उसे कांस्टेंट कहते हैं। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं और क्यों इसे कांस्टेंट कहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पीछे बता ही दिया है x टू द पावर 0, वहां से डिग्री 0 एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। एंड लीनियर की बात करी जाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर इज 1। ठीक है, उसे लीनियर कहते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म है, कैसा ये दिखने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट किस तरीके का ये दिखने वाला है, तो ये आपके पास जनरल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए और बी कोई नंबर्स है, रैंडमली कोई भी नंबर्स है, ए और बी कुछ नंबर्स हैं। ए एक जनरल फॉर्म है, ध्यान रखना, ए और बी यहाँ पे नंबर्स हैं और एक्स यहाँ पे वेरिएबल है और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो ए है ये हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। इसका रीजन आपको बताता हूँ क्यों। एक पेज इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए, कहते हैं जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है, इसका लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे जो ध्यान रखना है आपने वो ये है कि ए और बी जो है ये नंबर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एंड ए इज नॉन जीरो। पर आपके मन में सवाल आ सकता है, सर वाई, ऐसा क्यों सर, नॉन जीरो क्यों? तो बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, देखिएगा। देखिए, जैसे आपके पास है 3x प्लस 8, तो यहाँ पे नोटिस करिएगा ये क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। और डिग्री 1 कैसे है, क्योंकि आपने यहाँ पे नोटिस किया कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं। आपके मन में यही आ रहा है कि सर नॉन जीरो क्यों, तो एक काम करते हैं, जीरो ले लेते हैं, 0x प्लस 8। ठीक है, 0x प्लस 8, ठीक है ना। आपके मन में यही चल रहा है ना, सर वाई नॉट जीरो, तो ठीक है, एक ऑफ जीरो ले लो, तो 0x प्लस 8 बनेगा। अब 0 इंटू एक्स, समथिंग इज मल्टीप्लाइड विद 0 बिकम्स 0, 0 प्लस 8, इट इज एक्चुअली 8। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8x टू द पावर 0। मेरे भाई बताओ इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, आप कहोगे सर 0, हाईएस्ट पावर कितनी है? अगर 0 है तो क्या ये लीनियर है? अरे बिल्कुल नहीं, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। तो इसीलिए हमने कहा कि भैया ए को नॉन जीरो रखो, क्योंकि जब जब ये जीरो होगा तब तो लीनियर खत्म और कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट नहीं चाहिए हमें, लीनियर चाहिए। तो लीनियर के लिए ए नॉन जीरो होना चाहिए। तो बात समझ आई कि ए एक्स प्लस बी के अंदर जो आपका ए है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन जो है आप जो देख रहे हैं ये लिखी गई है। आई होप कि आपको ये जो बात है वो रीजनिंग समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा इसको देखिए फटाफट। ये बताइए एक्स के प्लस 5 क्या ये लीनियर है, बताइए। बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे और 2 वाले को क्वाड्रेटिक कहते हैं, तो भैया लीनियर तो है ही नहीं। ठीक है, लीनियर के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चंस आप खुद करें। ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी और ये 5 क्वेश्चंस है, ये आपने खुद से ट्राई करने हैं कि इसमें से कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्यूबिक है, ये सारी चीजें आपने। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज की। तो ये आपकी बुक है, आप देख सकते हैं, गणित मंजरी। तो यहाँ पे हमारे पास है 2.1। सो देखिए, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है फर्स्ट एक्सरसाइज की। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो फटाफट से बताइए, फर्स्ट की बात बताइए इसमें डिग्री क्या आएगी। ठीक है, बताइए डिग्री क्या आएगी। देखिए 2x स्क्वायर पावर 2, 5x पावर 1, 3 पावर 0, द हाईएस्ट इज 2, सो डिग्री इज 2। इसकी बताइए, फर्स्ट टर्म y क्यूब पावर 3, सेकंड टर्म 2y पावर 1, थर्ड टर्म कांस्टेंट पावर 0, so the highest power is 3, so degree is 3। इसकी, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट की डिग्री तो हमेशा 0 होती है। इसकी बात करते हैं, ये कुछ आपको ax प्लस बी टाइप का दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a जो है नॉन जीरो है। बताइए यहाँ पे a क्या है, 4 है।
ए क्या है 4 है और बी क्या है -3 है और एक्स की जगह क्या रख दिया z रख दिया तो क्या बन गया यहाँ पे 4z-3 बन गया। सो बताइए लीनियर है और लीनियर की डिग्री कितनी होती है 1। तो जैसा आपको सोचना है वैसा सोचिए। आपको लीनियर की डेफिनेशन पता है आपको जनरल फॉर्म पता है वहां से बताइए डिग्री 1 है या फिर आपको क्या नाम है डिग्री की डेफिनेशन पता है उसको लगाइए कि हाईएस्ट पावर चेक करिए। तो किसी भी तरीके से जो है आप सोच सकते हैं आंसर को। ठीक है बहुत ही आसान। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। कहते हैं राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अब डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 की पॉलिनोमियल्स लिखने हैं तो आप बहुत सारी पॉलिनोमियल्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। और डिग्री 1 देखिए ये फोर्थ वाला ले सकते हैं, 2 के लिए आप फर्स्ट ले सकते हैं और 3 के लिए आप सेकंड ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही आपको एग्जांपल्स मिल गई, लेकिन आप खुद से बनाना चाहे तो बना सकते हैं। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। ए एक्स प्लस बी, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट का होता है और ए और बी क्या होते हैं नंबर होते हैं, कोई भी नंबर। तो बस आप ए और बी चेंज करते चलो। ठीक है कभी ए कुछ रख लो, कभी बी कुछ रख लो, कभी ए कुछ रख लो, कभी बी कुछ रख लो। ठीक है आपको हर बार एक नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जैसे मैं ए को 7 रख लूँ और बी को मैं 8 रख लूँ, अगर मैं ए को -3 रख लूँ और वेरिएबल आपकी चॉइस है। ठीक है और बी को मैं +11/3 रख लूँ। ठीक तो आपको इस तरीके से हर बार एक पॉलिनोमियल मिलता चला जाएगा। ठीक है आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरीके से आप जो है क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं डिग्री 3 वाली और क्यूबिक बना सकते हैं। ठीक है नंबर्स और वेरिएबल चूज करना है आपको और ध्यान रहे सिंगल वेरिएबल ही चूज करना है बिकॉज सिंगल वेरिएबल से ही हमें ज्यादा काम है यहाँ पे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कहते हैं व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलीनोमियल। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है आप बताएंगे 6 है और x³ का कोएफिशिएंट आप क्या बताएंगे 3। ठीक है तो बहुत इजी है, आसान है। सही किया मैंने, पक्की बात है। देख लो सोच लो एक बार, x² का कोएफिशिएंट सही है 6, x³ का क्या वो गलत है? अच्छा गलत है, क्या बात है गलत है, क्या गलत है -3 आएगा। सही कहा यार -3 आएगा। तो हाँ ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि साइन के साथ हमने नंबर पिक करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल दिस। सो इजी, कोएफिशिएंट ऑफ z बताना है। अब सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिसके अंदर आपको z दिखे। आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिसके अंदर आपको z दिखे। ठीक है सो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये एक काम करते हैं एक नया पेज ले लेते हैं वहां पे लिख करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें जो है हमें इस पॉलिनोमियल का 4z-3 इसका जो है हमें कोएफिशिएंट बताना है। एक काम करते हैं इसे कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी ठीक है अब देखिए बराबर से ध्यान से देखिए। आपको पता है ना कोएफिशिएंट होता क्या है, आपको पता है कोएफिशिएंट होता है वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसकी पावर, वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसकी पावर। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, किसका कोएफिशिएंट पूछा गया है। सबसे पहले देखिए कोएफिशिएंट ऑफ z, कोएफिशिएंट ऑफ z पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ z। अब z की पावर कितनी है, कितनी है 1 है, मतलब z की पावर 1 का कोएफिशिएंट पूछा है हमसे, यही पूछा है। अब इतनी बात समझ आ गई, हमें z की पावर 1 का कोएफिशिएंट पूछा है ना कि z² का या z³ का। ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है अब देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास है 4z³ + 5 of z² -11। अब नोटिस करिए यहाँ पे तो आपको z की पावर 1 दिख ही नहीं रहा, आपको ये वाली टर्म दिख ही नहीं रही। अब क्या करें, अगर नहीं दिख रही तो कोशिश करो ये दिखे कैसे, जरा देखना, बहुत ही स्मार्टली आपको काम करना, ध्यान से देखना। 4z³ 5z², क्या मैं यहाँ पे एक नई टर्म लिख सकता हूँ बताइएगा, प्लस 0z⁻1। बताइए क्या मेरे इसको लिखने से ये और ये बदल जाएंगे, अलग हो जाएंगे या सेम ही रहेंगे, बीच में इक्वल टू का साइन है ये वैलिड रहेगा। बताइए बिल्कुल वैलिड रहेगा, क्यों, क्योंकि 0 × z⁻1 एक्चुअली में 1 तो 0 ही जाएगा, तो ये 0 हट जाएगा तो बचेगा क्या, वही चीज। वी वेंट बैक। सो अब नोटिस करो z की पावर 1 के आगे नंबर क्या है, आप कहेंगे 0, सो द आंसर वुड बी व्हाट 0। So the coefficient of z⁻1 means the coefficient of z is 0. So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ये थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी इन द सेंस
ऐसा भी नहीं है कि हो ही ना आपसे, बस थोड़ा-सा आपको सोचना है। क्योंकि जब भी वो पूछेगा ना, तो आपको पर्टिकुलरली वो पूछ लेगा कि आप ज़ेड स्क्वायर का बताएँ या ज़ेड क्यूब का कोएफ़िशिएंट बताएँ, इस तरीके से। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे ज़ेड पूछा है तो आपने ज़ेड का कोएफ़िशिएंट बताना है। ज़ेड मीन्स ज़ेड की पावर 1 का कोएफ़िशिएंट आपने यहाँ पे बताना है। क्लियर है? उसके बाद 5th क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। उसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन दिस पॉलिनोमियल। अरे ये भी कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट से बता दो मेरे शेरों, इसका आंसर क्या आएगा? बताइए फटाफट से। कांस्टेंट टर्म मींस जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है और इसके अंदर तो एक ही नंबर दिख रहा है जिसके पास वेरिएबल नहीं है, दैट इज 10। सही है? सही है, देख लो। -10 बिल्कुल सही। सो -10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज -10। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 2.1 एक्सरसाइज फिनिश्ड। सो इजी। ठीक है, सो अगली बार जो है हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स को स्टडी कर ही चुके हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम जो है अगले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। सो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।